हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। बात करें इस चैप्टर के नीट कंटेंट की, तो इस चैप्टर से मिनिमम एक क्वेश्चन हर ईयर आता ही है। बहुत कम ऐसा ईयर होगा जिसमें जो है इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया होगा नीट एग्जाम में। और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन तक आ चुके हैं 2015 एंड 2017 में। आप अनसॉल्व देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बात करें रिसेंट की तो 2021 में 2 क्वेश्चन आया था इस चैप्टर से। अगर आपने पेपर दिया है तो आपको मालूम होगा, और नहीं दिया है तो आप अनसॉल्व में देखेंगे, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, बात करें फिजियोलॉजी की तो एक वैज्ञानिक थे विलियम हार्वे। इन्होंने जो है फिजियोलॉजी के फील्ड में काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट वगैरह किए थे, इसलिए इन्हें जो है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी, या कहीं कहीं पे इन्हीं को जो है फादर ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगर आपने क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर पढ़ा है, वहाँ पे आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म के काफ़ी सारे कैरेक्टर पढ़े थे। यस, लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक कैरेक्टर आपने पढ़ा था ग्रोथ, कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं ग्रोथ। ठीक है, वो बात अलग थी कि वहाँ पे आप जो है डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग की चर्चा करते थे। यहाँ पे हम सिर्फ कैरेक्टर देखेंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं ग्रोथ। उनमें होती है रिपेयरमेंट। यस, रिपेयरमेंट ऑफ व्हाट? रिपेयरमेंट ऑफ टिश्यू। और इनमें होती है मेटाबॉलिज्म। सभी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म करते हैं। ठीक है, और इन सभी कामों को करने के लिए जो है रिक्वायर्ड होती है इन्हें एनर्जी की। एंड वेयर दिस एनर्जी कम फ्रॉम? दिस एनर्जी कम फ्रॉम न्यूट्रिशन। ऑल्दो आपने जो है न्यूट्रिशन के ऊपर अपने प्रीवियस क्लासेस में जो है पूरा एक डेडिकेटेड चैप्टर पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पे हम छोटी सी बात लिखेंगे न्यूट्रिशन के लिए। इट्स अ प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड, procurement of substances like carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals। ठीक है, तो व्हाट इज न्यूट्रिशन? इट्स अ प्रोक्योरमेंट ऑफ सब्सटेंसेस लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। और ये सब्सटेंसेस जो है ये हमें प्राप्त कैसे होते हैं? फूड के द्वारा। यस, एक पॉइंट लिख लो, दीज सब्सटेंसेस आर द कंपोनेंट ऑफ फूड। अब वो बात अलग है कि इनकी मात्रा जो है ज़्यादा होती है। दे आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द फूड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। और जो है विटामिन एंड मिनरल्स की मात्रा कम होती है और रिक्वायर्ड भी कम मात्रा में होते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड है ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, वो एनर्जी प्राप्त होती है हमें कहाँ से? फूड से। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। ये जो है एनसीईआरटी फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है। ठीक है, दी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड। ये चीज़ क्लियर हो गई। ओके, अगर आपने जो है एक चैप्टर है क्लास 11th का बायोमॉलिक्यूल, अगर वहाँ पे आपने बायोमॉलिक्यूल वाला चैप्टर पढ़ रखा है, आपने वहाँ पे पढ़ा था मैक्रो एंड माइक्रोमॉलिक्यूल्स के बारे में। पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो आगे जो है हम इस चैप्टर को भी पढ़ाएंगे, यूनिट 3 के सारे चैप्टर पढ़ाएंगे। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा जब मैं अपलोड करूँगा वीडियो। ठीक है, तो दीज आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, दीज आर द मैक्रोमॉलिक्यूल्स। और मैक्रोमॉलिक्यूल्स की एक खास बात है कि इनका यूटिलाइजेशन जो है हमारी बॉडी इनके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं कर पाती है। एक पॉइंट ये बना के लिख लो। यस, साथ में लिखते रहिएगा, मैं टाइम नहीं दूंगा लिखने का, या फिर अगर आपको जो है दिक्कत हो तो आप पॉज करके लिखते रहिएगा। ठीक है, तो मैक्रोमॉलिक्यूल के ऊपर एक पॉइंट लिख लो। मैक्रोमॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी in their original form। तो मैक्रोमॉलिक्यूल का यूटिलाइजेशन अगर ओरिजिनल फॉर्म में नहीं होगा, मीन्स कार्बोहाइड्रेट हमने लिया लेकिन कार्बोहाइड्रेट का यूटिलाइजेशन हमारी बॉडी कर ही नहीं पाएगी, तो होता क्या है कि इन मैक्रोमॉलिक्यूल्स का फिर होता है ब्रेकडाउन। ठीक है, तो इन मैक्रोमॉलिक्यूल का होगा ब्रेकडाउन, और ब्रेकडाउन हो करके ये जो है सिंपल फॉर्म में टूट जाएंगे, सिंपल सब्सटेंसेस में टूट जाएंगे, ऐसे फॉर्म में टूट जाएंगे जो हमारी बॉडी ईजिली यूटिलाइज कर ले। ठीक है, देखो इन मैक्रोमॉलिक्यूल्स का होगा ब्रेकडाउन होगा किसमें? सिंपल सब्सटेंसेस में। ऐसे सब्सटेंसेस जिनका जो है यूटिलाइजेशन हमारी बॉडी इजीली कर लेगी, और ये ब्रेकडाउन होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर।
डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड दिस होल प्रोसेस, ठीक है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। हमारे चैप्टर का जो फर्स्ट पॉइंट है, देखो 2 पॉइंट है, एक तो है डाइजेशन, दूसरा है एब्जॉर्प्शन। यहाँ से आपको एक बेसिक आइडिया हो गया व्हाट इज इट डाइजेशन। एक पॉइंट लिख लो डाइजेशन पे, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो डाइजेशन का। व्हाट इज डाइजेशन? इज अ ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स into simple substances that is, yes, insoluble form to soluble form or impermeable form to permeable form in presence of water, ठीक है। तो व्हाट इज डाइजेशन? इज अ ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये ब्रेकडाउन होता क्यों है? बिकॉज दीज मैक्रोमोलिक्यूल्स आर इनसॉल्युबल और इम्परमिएबल, ठीक है। तो इनका जो है ब्रेकडाउन किया जाता है, ब्रेकडाउन होता है सिंपल सब्सटेंसेस में विच आर सॉल्युबल एंड परमिएबल, और ये सारा प्रोसेस होता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो डाइजेशन में जो है हमें वाटर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा भी वाटर के कुछ काम हैं जो एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, ठीक है, एक पॉइंट उस पर भी लिख लो। यस, वाटर ऑल्सो हेल्प इन, ओके, मेरा काफ़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है आज, ऑल्सो हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो वाटर जो है हमें सिर्फ डाइजेशन में ही हेल्प नहीं करता, बल्कि जो है सेल मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है, एज वेल एज prevent our body from dehydration. सो वाटर के ये कुछ काम लिखे हुए थे एनसीईआरटी में फर्स्ट पैराग्राफ में। एक तो ये जो है डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है, ठीक है, इन जो है इनसॉल्युबल मैक्रोमोलिक्यूल्स को सॉल्युबल फॉर्म में या इम्परमिएबल फॉर्म को परमिएबल फॉर्म में कन्वर्ट करने में जो है हेल्प करता है वाटर। और दूसरा काम क्या है इसका? मेटाबॉलिज्म में, हमारी सेल मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, और साथ में जो है हमारे बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है, डिहाइड्रेशन से बचाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डाइजेशन, ठीक है। मैं नीचे का पार्ट मिटा दे रहा हूँ और जो है ऊपर के पार्ट को मैं यूज़ करने वाला हूँ, जो हमारे चैप्टर का सेकेंड पॉइंट है एब्जॉर्प्शन के लिए। ध्यान से देखो, ठीक है। दिस इज़ द प्रोसेस डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन का ये जो है मान लो डाइजेशन का ये मान लो ये जो है सबस्ट्रेट है, तो ये क्या होगा? एंड प्रोडक्ट होगा। दिस इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, एनसीईआरटी ने बहुत ही सिंपल लाइन में जो है एब्जॉर्प्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि जो एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन है, दैट इज दी सिंपल सब्सटेंसेस, इनका जो है पास थ्रू हो जाना हमारे ब्लड या लिम्फ में, इनका जो है हमारे ब्लड में चले जाना, ब्लड या लिम्फ में चले जाना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। और ये सिंपल सब्सटेंसेस जो होंगे या एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन होगा, ये प्रेजेंट कहाँ होगा? हमारे इंटेस्टाइन के अंदर। तो इनका जो है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से पास थ्रू कर जाना हमारे जो है ब्लड या लिम्फ में, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो हमारे चैप्टर के जो दोनों पॉइंट दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, यहाँ से आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि व्हाट इज डाइजेशन? इज अ ब्रेकिंग डाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल इनटू सिंपल सबस्टेंसेस इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, देन इन सिंपल सबस्टेंस का जो है पास थ्रू कर जाना हमारे ब्लड या लिम्फ में, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो डाइजेशन का जो प्रोसेस है ना, वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्रकार से होता है, डिपेंडिंग ऑन द सेलुलरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और उसके लिए मुझे जो है बोर्ड पूरा खाली चाहिए, ठीक है। ओके, डिपेंडिंग ऑन द सेलुलरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के, यस, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता कैसे है? मान लो कोई ये सिंगल सेल है, जैसे सिंगल सेल, और ये कोई फूड है, सिर्फ इस फूड का जो है
टेक किया जाता है, इनटेक किया जाता है इस सिंगल सेल के द्वारा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, ठीक है। और अगर यही फूड जो है लिक्विड फॉर्म में है तो इसी को बोलते हैं पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। या अगर सॉलिड फॉर्म में है तो इसे बोलेंगे फैगोसाइटोसिस, 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 ठीक है। जब इस फूड का इनटेक किया जाता है इस सिंगल सेल के द्वारा, तो जो फूड अंदर पहुंचता है तो सारा जो प्रोसेस है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का, ये सारा प्रोसेस जो है इस सिंगल सेल के अंदर ही होता है, ठीक है। और बनता है फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल। आपने फूड वैक्यूल्स के बारे में अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ रखा है, प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ रखा है, ठीक है। तो जब फूड का इनटेक होगा दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस, और जब जो है प्रोसेस होगा ब्रेकिंग डाउन ऑफ जो है फूड का ब्रेक डाउन होगा दैट इज डाइजेशन, और फिर जो यूटिलाइजेशन किया जाएगा, जो भी सिंपल फॉर्म बनेगी दैट इज एब्जॉर्प्शन। और ये सारा काम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का सारा काम इस सिंगल सेल के अंदर हो जाता है, इस सिंगल सेल के अंदर सारा काम जो है हो जाता है। इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं इंट्रासेलुलर, 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 इंट्रासेलुलर क्योंकि सेल के अंदर ही सारे प्रोसेस हो गए, डाइजेशन भी हो गया, एब्जॉर्प्शन भी हो गया, फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। ये चीज़ क्लियर है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखो क्या होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है एलिमेंट्री कैनाल, यस, एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल से जुड़े होते हैं साथ में ग्लैंड्स जो है, इन जो है एलिमेंट्री कैनाल से, ये मान लो कोई ग्लैंड्स लगी हुई हैं, ओके। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये मान लो कोई फूड है, जब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड का इंटेक किया जाता है, ठीक है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के द्वारा जब इस फूड का इंटेक किया जाएगा दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेक्शन, ठीक है। एंड देन ये फूड पहुंचेगा जो है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, सेल के अंदर नहीं जाएगा। देखो यहाँ पे इंट्रासेलुलर में क्या हुआ था, फूड सेल के अंदर गया, ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचा, ठीक है। और एलिमेंट्री कैनाल में जब ये फूड पहुंचा तो ये जो ग्लैंड्स हैं, दीज ग्लैंड्स, या इन्हीं को आप बोलेंगे आगे जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, दीज ग्लैंड्स सिक्रीट एंजाइम्स, क्या करेंगे, एंजाइम सिक्रीट करेंगे, एंड दीज एंजाइम्स आर डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है इस फूड पे वर्क करेंगे, एंड देन होगा इसका ब्रेक डाउन, एंड ब्रेक डाउन जब होता है फूड का दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन, डाइजेशन। और फिर जब सिंपल फॉर्म बनेंगे इनका यूटिलाइजेशन हमारी बॉडी कर लेगी, जो सेल्स हैं इनके द्वारा जो है यूटिलाइजेशन इनका होगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और जो भी वेस्ट बचेगा, जो भी एंड में वेस्ट बचेगा उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलिमिनेशन, इलिमिनेशन, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में फूड का जब इंटेक होता है दैट फूड जो है जाता है इन एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल में होगा, सेल के अंदर नहीं जाएगा। और जो ग्लैंड्स हैं दीज ग्लैंड सिक्रीट एंजाइम्स, दोस आर डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम फूड पे वर्क करेंगे। मीन्स फूड का डाइजेशन जो है वो कहाँ हो रहा है, सेल के बाहर हो रहा है, सेल के अंदर नहीं हो रहा है, एलिमेंट्री कैनाल में हो रहा है। इसलिए इस जो है प्रोसेस को कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। डिफरेंस समझ में आया इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर का? अगर सेल के अंदर हो ऐसे याद रखो, सेल के अंदर हो इंट्रासेलुलर, सेल के बाहर है एक्स्ट्रा सेलुलर। किसमें होगा, यूनिसेलुलर में, किसमें होगा, मल्टीसेलुलर में। ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में हम लोगों ने एक बेसिक आइडिया ले लिया, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहूँगा, ये दोनों काम डाइजेशन हो चाहे एब्जॉर्प्शन, ये हो कहाँ पे रहे, डाइजेस्टिव सिस्टम में। लेकिन हमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, हाँ ये समस्या है। इसलिए हम लोग जो है पहले डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, देन जो है हम डाइजेशन पढ़ेंगे, देन एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। मस्त प्लान है, ठीक है। एनसीईआरटी में इसी सीक्वेंस में दिया, और इसीलिए उन्होंने जो फर्स्ट पैराग्राफ में इतनी सारी बातें जो है लिखी हुई है, ताकि आप जो है सीक्वेंस में चलें कि आपको क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है ये पढ़ने के लिए। जैसे हमें डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ने के लिए रिक्वायर्ड है सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ना, तो इसलिए हमारा जो मेन हेडिंग होगा दैट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो, चाहे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हो, ठीक है, या फिर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, चाहे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हो, या पूरी फिजियोलॉजी हो, बिना डायग्राम के पूरी जो है यूनिट पढ़ने का मज़ा नहीं है। जब तक आपके दिमाग में इमेज नहीं चलेगी कि आप जो है क्या पढ़ रहे हैं, तब तक जो है चैप्टर की फील नहीं आएगी। इसलिए जो है डायग्राम बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक मैं जो है छोटा सा डायग्राम बना के आपको दिखा रहा हूँ, लेट्स से, ठीक है। ये है हमारा, ये मॉडर्न मैन तो नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, ये हमारा जो है पहले ज़माने वाला आदमी है, ठीक है। दिस इज़ ओरल कैविटी, ये जो है माउथ है,
माउथ, ठीक है। माउथ से स्टार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम एंड दिस इज द ओपनिंग, जो मेजर ओपनिंग है, दिस इज द इंटीरियर ओपनिंग, यह है ओरल कैविटी। देखिए ओरल कैविटी के बाद एक छोटा सा पैसेज आता है जिसे हम लोग कहते हैं फेरिंग्स। क्या कहते हैं? फेरिंग्स। एंड देन वी हैव, ये देखो ध्यान से, इस प्रकार से, ये थोड़ा सा इस प्रकार से देखो क्या है, एंड दिस इज स्टमक। बुक में डायग्राम दिया हुआ है, मैं बस एक रफ डायग्राम बना के आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलो भाई, हमारा इंटेस्टाइन कुछ ज़्यादा ही जो है घूम गया है, कोई बात नहीं, ये एक रॉ डायग्राम है, आप जो है बुक में देखते रहिए, आपको जो आइडिया लग जाएगा जो ओरिजिनल डायग्राम है। ओके, दिस इज़ अ रॉ डायग्राम। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कौन सा पार्ट क्या है, कौन सा पार्ट क्या है। ओह सॉरी, सुनिए ध्यान से देखो। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने अभी बताया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में दो बातें होंगी। पहली बात क्या होगी? एक तो एलिमेंट्री कैनाल, यस एलिमेंट्री कैनाल। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, सेकेंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। या एनसीईआरटी ने यहीं पे जो है शब्द इस्तेमाल किया है एसोसिएटेड ग्लैंड। एसोसिएटेड ग्लैंड का मतलब क्या है? जो ग्लैंड्स इस एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड है, ठीक है, जुड़ी हुई हैं, दैट आर जो है एसोसिएटेड ग्लैंड। तो एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है माउथ से, ये है हमारा माउथ, ठीक है, एंड एंड्स विद एनस, एनस, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट विद माउथ एंड एंड्स विद एनस। और इस एलिमेंट्री कैनाल से, यहाँ से देखो, माउथ से चलना स्टार्ट करो, माउथ से ये जो छोटा सा पैसेज आता है, दिस इज कॉल्ड फेरिंग्स, फेरिंग्स, ठीक है। और फेरिंग्स के बाद दिस इज द फूड पाइप, फूड पाइप या इसी को हम लोग बोलते हैं ईसोफेगस, फूड पाइप मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। देन दिस लीड्स टू दिस फूड पाइप ईसोफेगस पास थ्रू थोरेसिक कैविटी। ये जो है इसका जो है पोजीशन क्या क्या होती है मैं भी बताऊंगा। ये दिस इज अज्यूम इट कि ये डायफ्राम है, ठीक है। और इसके बाद जो है ये ईसोफेगस इससे होते हुए नीचे आती है, और ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज स्टमक। देन स्टमक से जो है, सॉरी स्पेलिंग फिर मिस्टेक हो गया, स्टमक से है जो है फिर ये लीड कर जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन होता है यहाँ पे इस प्रकार से, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे ओपन होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन एट दी एंड जो है एंड होता है एनस पे। तो इस तरीके से एलिमेंट्री कैनाल को आपको देखना है, माउथ, देन फेरिंग्स, देन फूड पाइप या ईसोफेगस, ईसोफेगस लीड्स टू स्टमक, स्टमक ओपन्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन इन लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन जो है एंड्स होता है एनस पे। ये चीज़ क्लियर हो गई कि एलिमेंट्री कैनाल के बारे में आप जो है कैसे देखेंगे, माउथ, फेरिंग्स, फूड पाइप, स्टमक जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। अब इस एलिमेंट्री कैनाल से देखो एसोसिएटेड है, जुड़ी, मैंने कहा था ना जो जुड़ी हुई हैं, ये एक ग्लैंड जुड़ी हुई है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड लीवर, ठीक है, लीवर। और एक ग्लैंड यहाँ जुड़ी हुई है, दिस इज कॉल्ड पैंक्रियास, पैंक्रियास, ठीक है। और माउथ की जो ये वो है ना, माउथ, इसको कहते हैं ओरल कैविटी, सॉरी माउथ लीड्स टू ओरल कैविटी, ये मैंने लिखना भूल गया, ओरल कैविटी। तो माउथ ओपन इनटू ओरल कैविटी एंड ओरल कैविटी लीड्स टू फेरिंग्स, फेरिंग्स देन लीड्स टू फूड पाइप या ईसोफेगस, ईसोफेगस लीड्स टू स्टमक, स्टमक देन जो है ओपन्स आउट एज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन देन लार्ज इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद ये ओपन्स आउट जो है एनस। ध्यान से देखो, ये ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी के बाहर जो है कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं, मैं ऐसे रॉ डायग्राम बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये ओरल कैविटी के बाहर जो है, अंदर नहीं बाहर जो होती है, कुछ जो है ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स, और इनकी जो ओपनिंग होती है वो ओरल कैविटी के अंदर होती है। तो दीज आर द स्लाइवरी ग्लैंड, सॉरी स्लाइवरी ग्लैंड। ये हमारा बहुत गंदा सा डायग्राम बन गया, ठीक है, आपको समझाने के लिए, तो समझ लो। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स विद माउथ, माउथ लीड्स टू एन इंटीरियर ओपनिंग दैट इज ओरल कैविटी, ओरल कैविटी लीड्स टू फेरिंग्स, फेरिंग्स देन ओपन इनटू जो है ईसोफेगस, ईसोफेगस लीड्स टू स्टमक, स्टमक ओपन्स आउट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन्स आउट
लार्ज इंटेस्टाइन्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स एंड विथ एनस, ठीक है, जो कि पोस्टीरियर ओपनिंग होगी। दिस इज अ जो है एलिमेंट्री कैनाल, स्टार्ट्स विद माउथ एंड्स विद एनस, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर मैंने कहा कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो वो ग्लैंड्स होंगी जो इस एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड होंगी, जुड़ी हुई होंगी। मैंने 3 जो है आपको ग्लैंड्स के बारे में लिखा है। यहाँ पे ध्यान से देखो, ओरल कैविटी के बाहर ग्लैंड्स होंगी, ठीक है, दीज आर कॉल्ड सलाइवरी ग्लैंड्स, जिनकी ओपनिंग होगी ओरल कैविटी में। देन जो है यहाँ पे एक एसोसिएटेड ग्लैंड है, दैट इज लीवर। फिर यहाँ पे एक जो है ग्लैंड्स है, दैट इज पैंक्रियास, ठीक है। तो इसके बारे में भी यहाँ पे लिख लो। ग्लैंड्स हमें क्या क्या पढ़नी है? सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, सलाइवरी ग्लैंड, ओके। देन वी हैव लिवर, देन वी हैव पैंक्रियास, पैंक्रियास। थोड़ा बहुत आइडिया हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया तो हो गया होगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल जो है स्टार्ट होता है माउथ से एंड एंड्स विद एनस, और डाइजेस्टिव ग्लैंड में 3 ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड में भी बहुत सारी हैं, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैंक्रियास, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पर पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल को, ठीक है। देन वी हैव डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। मैं पूरा ही इरेज कर देता हूँ क्योंकि हम लोग जो है फ्रेश हेडिंग डालेंगे एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल starts with an anterior opening that is mouth, and mouth leads to, मैंने बताया था माउथ जो है ओपन आउट होगा एक स्मॉल कैविटी, दैट इज ओरल कैविटी, या इसी को हम लोग बोला था बक्कल कैविटी। ओरल कैविटी या इसी को बोलेंगे बक्कल कैविटी। अब ज़रा ध्यान से देखो फिगर इसका, ये मान लो स्कल है, ठीक है, ये माउथ है और माउथ ओपन होता है एंटेरियरली इस कैविटी में, जिसे हम लोग बोलते हैं ओरल या बक्कल कैविटी। ओरल कैविटी ऐसे बोलते हैं बक्कल कैविटी। ध्यान से देखो, ठीक है, जो ओरल कैविटी का ऊपर वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन मैं रेड से मार्क कर रहा हूं, दिस पोर्शन, इसे कहते हैं पैलेट। पैलेट, टॉप पोर्शन दैट इज पैलेट। नीचे जो ये आपको दिख रहा है, दिस इज द टंग, टंग, ठीक है, दिस इज अ मस्कुलर टंग। और जो लेटरल साइड में होता है, हमारे जो लेटरल साइड में इस तरीके से ये लाइनिंग में होगा, इस प्रकार से यहाँ पे होते हैं हमारे टीथ, ठीक है, और टीथ से जुड़ी होती है मसल्स, ठीक है, एंड दीज मसल्स आर कॉल्ड, यहाँ पे इस तरीके से मैं ब्लैक से बना दे रहा हूँ, ये रहा, ठीक है, ध्यान से इसको देखो, दिस मसल्स आर कॉल्ड गम्स, या इसी को बोलते हैं जिंजिवा, जिंजिवा, ठीक है, और दीज आर द टूथ्स, ठीक है। ओरल कैविटी का एक जो है बेसिक आइडिया यहाँ से देख लो। ओरल कैविटी में क्या क्या बातें हैं? एक तो ऊपर वाला जो पोर्शन है दैट इज पैलेट, नीचे का जो पार्ट है दैट इज टंग, ठीक है, और साथ में टीथ होगा और साथ में जिंजिवा। यहाँ पे लिख लो ओरल कैविटी, ओरल कैविटी, टॉप पोर्शन दैट इज पैलेट, ठीक है। पैलेट में भी जो आगे वाला पार्ट है, ये इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो, ये जो आगे वाला पोर्शन है दिस इज हार्ड बोनी पार्ट, हार्ड बोनी पार्ट, ठीक है, फ्रंट वाला बोल लो, फ्रंट, ठीक है। एंड जो पीछे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट दैट इज सॉफ्ट, सॉफ्ट मस्कुलर पार्ट, मस्कुलर पार्ट, इसको लिख लो बैक वाला पार्ट, ठीक है। देन वी हैव टीथ, यस, टीथ, टीथ से जुड़े हुए हैं जिंजिवा या गम, यहाँ पे लिख लो गम या जिंजिवा। और जो हमारा एकदम बॉटम वाला पोर्शन है दैट इज फ्लोर, बॉटम, बॉटम में जो है वो हमारी है टंग, टंग या इसी को बोलते हैं लिंगुआ, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने जो है टीथ को पूरा डिटेल में जो है डिस्कस किया है, टंग के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है, पैलेट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो मैंने उतना लिख दिया, ठीक है। तो हमारा जो मेन हेडिंग हुआ दैट इज टीथ, टीथ के बाद हम लोग पढ़ेंगे टंग, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओरल कैविटी आपको जो है एक बेसिक आइडिया दें, रॉ डायग्राम में बना रहा हूँ, ठीक है, आप जो है बुक में डायग्राम देखते रहिएगा, या फिर जो है मैं एडिटिंग करते टाइम क्या करूँगा, मैं जो है पिक्चर्स ऐड कर दूंगा यहाँ पे, तो आपको जो है एक अच्छा आइडिया, मतलब अच्छे पिक्चर मिल जाएगी, तो आप जो है समझ जाएंगे ईजिली, ठीक है। तो हमारा मेन हेडिंग इज टीथ,
व्हाट इज टीथ? टीथ इज अ हार्ड स्ट्रक्चर, पहली बात, हार्ड स्ट्रक्चर composed of 4 dental tissue। अब एनसीईआरटी में ये बात लिखी नहीं हुई है, ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर बना करके आपको एक्सप्लेन करना है मुझे। तो बात वही है, चाहे मैं यहाँ पे 4 डेंटल टिश्यूज लिख दूँ या फिर आपको जो है डायग्राम बना के दिखाऊँ, दोनों में जो है आपको समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, एक टीथ मैं बना रहा हूँ, लेस से अच्छा सा बन जा भाई, ये अच्छा बना है डायग्राम। चलो, दिस इज लेट्स से अ टूथ, ठीक है। टूथ का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, दिस आउटर मोस्ट पार्ट इज मेड अप ऑफ एनामेल। एनामेल रट्टा तो मार रखा होगा एनामेल के बारे में, कोई बात नहीं है, हम भी लिखवाएंगे ही। देन वी हैव इनर पार्ट इज डेंटिन। डेंटिन, अच्छा, एनामेल के क्राउन पार्ट होता है, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट, दैट इज क्राउन पार्ट, एंड डेंटिन इज द नेक पार्ट, ठीक है। और जो रूट वाला पार्ट है, ये जो धसा हुआ होता है अंदर, दिस रूट पार्ट इज मेड अप ऑफ सेमेंटम। सेमेंटम, ठीक है। और जो इनर मोस्ट पार्ट होता है, दिस वाला पार्ट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पल्प, ठीक है। तो 4 डेंटिन टिश्यू, दैट इज एनामेल, डेंटिन, ठीक है, पल्प एंड सेमेंटम। ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ ऊपर मुझे इरेज करके लिखना होगा, इनके बारे में थोड़ी डिटेल दी हुई है एनसीईआरटी में, कुछ लाइनें, कुछ बातें दी हुई हैं, इनके बारे में लिख लो। ओके, सबसे पहले हम लोग जो है इनामेल के बारे में लिखेंगे। एनामेल, यस, रट्टा मार रखा है, बोलो जल्दी, वैसे मुझे सुनाई नहीं देगा। हार्डेस्ट सबस्टेंस, ठीक है, एंड कंपोज्ड ऑफ, यस, कैल्शियम फॉस्फेट, ये भी रट्टा मार रखा होगा, वैसे ही आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट। इनामेल इज हार्डेस्ट सबस्टेंस, ठीक है, इसे जो है हार्डेस्ट सबस्टेंस कहा जाता है एनामेल को, इसलिए जो हमारे दांत जो होते हैं बहुत मजबूत होते हैं, ठीक है। एंड दिस इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ओके, जो डेंटिन वाला पार्ट होता है, इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, ठीक है, तो मैं भी जो है फालतू में पीएचडी नहीं कराऊंगा। पल्प जो होता है, ये इनर मोस्ट पार्ट होता है, और पल्प कंटेन, यस, पल्प कंटेन नर्व, ठीक है, नर्व, ब्लड वेसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। और जो आउटर मोस्ट पार्ट होगा, दैट इज क्राउन वाला पार्ट, दैट इज मेड ऑफ एनामेल, इज अ हार्डेस्ट सबस्टेंस मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। नेक वाला जो पोर्शन होगा वो होगा डेंटिन। पल्प जो है ये इनर मोस्ट पार्ट होता है, दैट कंटेन्स नर्व, ब्लड वेसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू। और जो रूट होता है, दैट इज मेड अप ऑफ सेमेंटम। और ये जो रूट वाला पार्ट है, ये टूथ का, ये धसा हुआ होता है हमारी जो जॉ बोन होती है उसके अंदर। जॉ बोन के अंदर एक सॉकेट्स होते हैं, उन सॉकेट्स में धसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो, ईच टीथ इज एम्बेडेड इन द सॉकेट्स ऑफ जॉ बोन, ठीक है। हम जो है जॉ बोन के बारे में भी पढ़ेंगे जब स्केलेटन पढ़ेंगे, ठीक है। तो जॉ बोन, दैट इज मैक्सिला एंड मैंडिबल, आगे पढ़ेंगे। उसमें जो है सॉकेट्स होते हैं, उन सॉकेट्स में ये जो हमारे दांत होते हैं वो धसे हुए होते हैं। यहाँ पे मैंने देखो एक रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी, इस प्रकार से ये धसा हुआ होता है। और इस प्रकार के अटैचमेंट को, दांत का सॉकेट में, जॉ बोन के सॉकेट में धसा हुआ होना, इस अटैचमेंट को बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थीकोडॉन्ट डेंटिशन। बहुत क्वेश्चन आए हैं, आप जो है अनसॉल्व लगाएंगे, इस पे आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। टीथ के ऊपर तो बहुत ही क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और मैं एक भी छोड़ने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो अटैचमेंट ऑफ टीथ इनटू सॉकेट्स ऑफ जॉ बोन, इस प्रकार के अटैचमेंट को कहते हैं थीकोडॉन्ट डेंटिशन। ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। अब हमारे दांत ज़रा देखो ध्यान से, सभी एक प्रकार के नहीं ना, सब अलग अलग प्रकार के हैं, यस। जो हमारे दांत होते हैं इनमें वैरायटी है, और यही वैरायटी कहलाती है हेट्रोडॉन्ट डेंटिशन। हेट्रोडॉन्ट डेंटिशन, एक सेकंड मैं इसको बॉक्स में बंद कर दूं ताकि आपको जो है याद रहे, ठीक है। हेट्रोडॉन्ट डेंटिशन, हेट्रोडॉन्ट डेंटिशन का मतलब क्या है कि वैरायटी है, टीथ में जो है अलग अलग प्रकार के टीथ हैं, ठीक है, और उनका काम भी अलग अलग होगा। हमारे अंदर देखो ध्यान से, ये मान लो हमारा जॉ है, लोअर जॉ,
ठीक है, नीचे दांत ऊपर दांत, ये लोअर जॉ में मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एज्यूम करना कि सिमिलर जो है अपर जॉ में भी होगा। तो लोअर जॉ की बात करते हैं। लोअर जॉ में जो 4 सबसे आगे के दांत हैं, अपने अपने दांत देखने स्टार्ट करो, ठीक है। जो 4 चपटे सबसे आगे वाले दांत हैं, दीज आर कॉल्ड इंसीजर्स। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंसीजर्स, ठीक है। देन वी हैव वेम्पायर वाला दांत, मैं इसको बोलता हूँ वेम्पायर वाला दांत, आसानी से याद रहता है। वेम्पायर वाला दांत दैट इज यस सेकेंड, दैट इज कैनाइन, ठीक है, कैनाइन। एंड देन वी हैव 2 सेट्स ऑफ लेफ्ट एंड राइट टूथ, दीज आर कॉल्ड प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स, ठीक है। फिर उसके बाद 3-3 का सेट, यहाँ पे देखो ये रहा 3-3 दांत, एक लेफ्ट में 3 और 3 राइट में। ये रॉ डायग्राम बन रहा है, बहुत सारे रॉ डायग्राम हो गए, ठीक है। 3-3 जो है दीज आर कॉल्ड मोलर्स, मोलर्स। तो हेट्रोडोंट डेंटिशन का मतलब क्या है कि वेराइटी होगी, सॉरी डेंटिशन, हेट्रोडोंट डेंटिशन। हेट्रोडोंट डेंटिशन का मतलब कि जो है वैरायटी होगी, अलग अलग प्रकार के टूथ होंगे। जो 4 आगे वाले दांत हैं, दिस जो है 4 चपटे वाले दांत, दीज आर कॉल्ड इंसीजर्स, इंसीजर्स, ठीक है। उसके बाद एक लेफ्ट में और एक राइट में वेम्पायर वाले दांत, दैट इज कैनाइन, ठीक है। उसके बाद 2 जो है लेफ्ट में और 2 राइट में प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स। एंड फिर जो है लास्ट में 3 लेफ्ट में और 3 राइट में मोलर्स, ठीक है। तो वेराइटी है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ डेंटिशन इज कॉल्ड हेट्रोडोंट डेंटिशन। अगर अलग अलग प्रकार के दांत होंगे तो दूसरे हम लोग कहेंगे हेट्रोडोंट डेंटिशन। अच्छा, इनका काम भी अलग अलग है। इंसीजर का काम होता है कटिंग का, कटिंग, ठीक है। कैनाइन का काम है शेयरिंग और टीयरिंग, चीरने फाड़ने का काम, इसलिए वैम्पायर वाला दांत कहते हैं हम लोग, शेयरिंग और टीयरिंग, ठीक है। और प्री मोलर एंड मोलर का काम है ग्राइंडिंग का, ग्राइंडिंग और मिक्सिंग। ये चीज क्लियर हो गई। तो 4 प्रकार के दांत, सबसे आगे वाले इंसीजर्स, उसके बाद एक एक जो है कैनाइन, देन प्री मोलर्स एंड मोलर्स। नंबर लिख लो। देखो 4 जो है इंसीजर नीचे होंगे लोअर जॉ में, तो 4 ऊपर भी होंगे। टोटल कितने हो गए? 8 इंसीजर्स, ठीक है। ये चीज क्लियर है। एक लेफ्ट में कैनाइन, एक राइट में कैनाइन, 2 कैनाइन लोअर जॉ में, तो 2 अपर जॉ में भी होंगे, दैट इज 4 कैनाइन। ये चीज क्लियर है, ठीक है। 2 लेफ्ट में प्रीमोलर्स, 2 राइट में प्रीमोलर्स, ठीक है। कितने हो गए टोटल? लोअर जॉ में 4 और ऊपर 4 होंगे, मतलब टोटल 8 प्रीमोलर्स, टोटल 8 प्रीमोलर्स। एंड मोलर्स की बात करो, ठीक है, इंसीजर मोलर्स की बात करो, लोअर जॉ में 6, तो अपर जॉ में भी कितने होंगे? 6, दैट इज 12। सम कर लो, 8 4 12, 12 12 24, 8 32, 32। हिंदी फिल्मों के डायलॉग 32 ही तोड़ दूंगा, ठीक है। तो 32 जो है टीथ होते हैं टोटल ह्यूमन में, और वो कौन कौन से होते हैं? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। और इस डिफरेंट प्रकार के टीथ के डेंटिशन को हम लोग कहते हैं हेट्रोडोंट डेंटिशन। ये चीज़ क्लियर हो गई। ओके, आफ्टर हेट्रोडोंट डेंटिशन वी हैव अ स्मॉल टॉपिक कॉल्ड डेंटल फार्मूला, डेंटल फार्मूला। और ये भी जो है टीथ के अंदर ही है, ध्यान से देखो। डेंटल फार्मूला, व्हाट इज डेंटल फार्मूला? सबसे पहले तो मेन चीज़ जो पॉइंट है वो लिख लो। इट इज़ अ अरेंजमेंट, it is a arrangement of teeth into half of upper and lower jaw, ठीक है। तो दांतों का अरेंजमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर इन हाफ, पूरा नहीं, हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ इज कॉल्ड डेंटल फार्मूला। ध्यान से देखो, दिस इज अपर जॉ एंड दिस इज लोअर जॉ, ठीक है। इसमें 4 आगे वाले दांत, दैट इज इंसीजर्स, ठीक है। और देन वी हैव एक एक कैनाइन, फिर है प्रीमोलर्स, 2 प्रीमोलर्स, ठीक है। एंड देन वी हैव 3, रॉ डायग्राम बनाने की कोशिश में बहुत ज़्यादा गलत हो जा रहा है, ठीक है। प्रीमोलर्स के बाद ये हमारे रहे 3 मोलर्स, ये 3 मोलर्स, ठीक है। दिस इज द कंडीशन इन लोअर जॉ। लेट्स सी इन अपर जॉ, ये 4 इंसीजर्स, देन वी हैव 1 कैनाइन, देन 2 प्रीमोलर्स,
ठीक है, दिस इज 2 प्रीमोलर्स एंड 3 मोलर्स, 3 मोलर इधर भी। ध्यान से देखो, व्हाट इज डेंटल फार्मूला, अरेंजमेंट ऑफ टीथ, ठीक है, इन द हाफ ऑफ अपर जॉ, हाफ आधा ऊपर से, एंड लोअर जॉ हाफ नीचे भी, ठीक है। ईच मतलब कोई भी, चाहे इस साइड का चाहे इस साइड का, ठीक है। ध्यान से देखो, अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर, इस फॉर्म में, ठीक है। तो देखो अपर जॉ में 2 इंसीजर, हाफ जॉ की बात कर रहे हैं तो इधर वाला इधर को तो मिटा ही दो, हाफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हाफ में देखो 2 इंसीजर्स, ठीक है, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर्स एंड 3 मोलर्स। दिस इज द कंडीशन इन हाफ ऑफ द अपर जॉ, ठीक है। अब लोअर जॉ की बात कर रहे हैं, नीचे ध्यान से देखो, हाफ ऑफ द लोअर जॉ, चाहे इधर का ले लो चाहे इधर का, चलो मैं इधर के काउंट कर लेता हूँ, 2 इंसीजर्स, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर्स एंड 3 मोलर्स। दिस इज द डेंटल फार्मूला इन ह्यूमन, और ये भी है एडल्ट का डेंटल फार्मूला। एडल्ट का क्यों लिखा अभी रीजन पता चल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द जो है अरेंजमेंट ऑफ टीथ इनटू अपर एंड लोअर हाफ, हाफ अपर एंड लोअर जॉ, ठीक है। जब टीथ का अरेंजमेंट इंसीजर कैनाइन, दिस इज नंबर ऑफ इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ये चीज क्लियर हो गई। व्हाट इज डेंटल फार्मूला, इज अरेंजमेंट ऑफ टीथ, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर इन हाफ ऑफ अपर एंड हाफ ऑफ लोअर जॉ। ये चीज क्लियर है। एडल्ट क्यों लिखा, डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट क्यों लिखा, देखो रीजन क्या है कि जब आपने बच्चों का दांत देखा होगा, नहीं देखा है तो बीच में गैप होता है। गैप क्यों होता है, क्योंकि जो प्रीमोलर्स, दीज प्रीमोलर्स आर एब्सेंट, यहाँ से दोनों प्रीमोलर्स को हटा दो, ठीक है, और यहाँ से एक मोलर को रिलीज कर दो यहाँ से, और ऐसा सेम ऊपर भी कर लो, एक मोलर यहाँ से जो मैंने रिलीज कर दिया और दोनों प्रीमोलर। दिस इज द डेंटल कंडीशन इन चाइल्ड, ठीक है। इसको काउंट करो, 2 इंसीजर अपर जॉ में, ठीक है, अपर हाफ जॉ में 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, प्रीमोलर्स आर एब्सेंट, प्रीमोलर नहीं है इसलिए लिखेंगे 0, ठीक है, एंड देन मोलर्स 2। ये बात हो गई हाफ ऑफ द अपर जॉ की, ये इंसीजर के नंबर, ये कैनाइन, ये प्रीमोलर के, एंड ये मोलर का नंबर, ठीक है। ध्यान से देखो, अब लोअर हाफ जॉ में ये 2 इंसीजर, इसको तो मिटा ही दो, यही कंडीशन इस साइड भी होगी। ध्यान से देखो, 2 इंसीजर, 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, प्रीमोलर्स आर एब्सेंट्स एंड 2 मोलर्स। दिस इज द कंडीशन इन चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड। और इस पे 2 मरतबा क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट एग्जाम के अंदर, ठीक है। एक बार तो क्वेश्चन जो है शायद पूछा गया था, ऐसे कहानी लिख के देते हैं, वो एक बहुत अच्छा नीट का वो है कि कहानी लिख के देता है, वो छोटी छोटी कहानी भी सुनने की मिलती है पेपर के टाइम पे। तो कहानी ये थी कि एक बच्चा है, जो छोटा बच्चा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, मतलब किसी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो गया, और जब उसे डॉक्टर हॉस्पिटल के में लेकर गए, डॉक्टर ने देखा तो देखा कि उसकी एक दांत मिसिंग है। कौन सा दांत है, दैट इज प्रीमोलर। और एक मरतबा और ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई बच्चा है जो इस छोटे मतलब बच्चों वाले स्कूल में पढ़ता है, उसका जो है डेंटल चेकअप हुआ तो देखा डॉक्टर ने कि उसका एक दांत मिसिंग है, कौन सा वाला दांत है, दैट इज प्रीमोलर। एनसीईआरटी में दिया नहीं है, फिर भी जो है 2 मरतबा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी हो सकता है पूछा जाए, इसलिए जो है याद रखिएगा। तो चाइल्ड में डेंटल फार्मूला ये होता है, प्रीमोलर्स आर एब्सेंट। अच्छा, मोलर भी एब्सेंट है, एक मोलर एब्सेंट होता है, एक मोलर भी एब्सेंट होता है। अब ध्यान से देखो, ये हाफ लोअर जॉ है, हाफ लोअर जॉ में कितने मिसिंग हैं, 2 मिसिंग है प्रीमोलर्स, यस, 1 मिसिंग है मोलर। ये हाफ की बात है, फुल की बात करो, 2 1 3, ये हाफ है तो 3 गुणे 2 मतलब हाफ की जगह फुल हो जाएगा, दैट इज 6। तो लोअर जॉ में 6 दांत मिसिंग होते हैं बच्चों में एज कंपेयर टू एडल्ट, ठीक है। ऐसे ही कंडीशन होगी ऊपर भी, ठीक है, अपर जॉ में भी, तो वहाँ पे भी 6 जो है एब्सेंट होंगे, तो इस तरीके से हो जाएगा हमारा 12। ये लिखने की जो है ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि आगे जो हमारा टॉपिक है उसके लिए ये मैं आपको तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डेंटल फार्मूला, आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, जो हमारी नेक्स्ट कंडीशन है ह्यूमन टीथ में, दैट इज कॉल्ड डाइफियोडोंट कंडीशन। देखो, नेक्स्ट कंडीशन इज ओके डाइफियोडोंट डेंटिशन। अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये जान लो। डाइफियोडोंट का मतलब है कि दो बार टीथ का ग्रोथ हमारी लाइफ में 2 मरतबा टीथ का ग्रोथ होता है। बचपन में जब होता है तो वो टूट जाता है, फिर रीग्रो करता है, ठीक है। तो 2 बार जो है
जो है टीथ के सेट्स को ग्रो करना लाइफ में, दिस इज कॉल्ड डाइफ्यूडोडेंटिशन। लिख लो ध्यान से, यस, ग्रोथ ऑफ टू सेट्स ऑफ टीथ, सॉरी, टू सेट्स ऑफ टीथ ग्रो इन लाइफ टाइम। लाइफ टाइम में जो है 2 सेट्स ऑफ टीथ का ग्रोथ होना, दिस इज कंडीशन इज कॉल्ड डाइफ्यूडोडेंटिशन। ध्यान से देखो, डाइफ्यूडोडेंटिशन में एक सेट को कहते हैं मिल्क टीथ, या इसी को बोलते हैं डेसिडियस टीथ, ठीक है। और दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ। अच्छा, मिल्क टीथ या डेसिडियस टीथ वो होते हैं जो बचपन में होते हैं। तब बचपन में कौन सा है, चाइल्ड कंडीशन, ठीक है, चाइल्ड वाला डेंटल फार्मूला होगा। तो मिल्क टीथ या डेसिडियस टीथ मीन्स चाइल्ड वाला डेंटल फार्मूला। ध्यान से देखो, चाइल्ड वाले डेंटल फार्मूला में अपर हाफ जॉ में कितने दांत हैं, 2 इंसीजर, एक कैनाइन और 2 प्री मोलर्स, तो टोटल हो गए 5। ये हाफ की बात है, फुल की बात करोगे तो हो जाएंगे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10। तो ऊपर हाफ जॉ में बच्चों में कितने दांत होते हैं, 10। बचपन की बात है, मिल्क टीथ की बात है, दूध वाले दांतों की बात है, ध्यान से देखो, ठीक है। और लोअर जॉ में भी ऐसे ही होगा कंडीशन, 10 नीचे भी होंगे। टोटल कितने हो गए, 20। टोटल जो है 20 मिल्क टीथ या डेसिडियस टीथ होते हैं। रटने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ इसको याद रख लिया तो सब याद हो जाएगा, ठीक है। बच्चे रटते हैं कि मिल्क टीथ कितना था, डेसिडियस टीथ, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से काउंट कर सकते हो आप इजीली। हाफ ऑफ द जो है अपर जॉ में 5 हैं, तो फुल में फुल जॉ में जो है अपर जॉ में कितने हो जाएंगे, 10। वैसे ही लोअर जॉ में भी वही कंडीशन होगी, 10 अपर जॉ में, 10 लोअर जॉ में, टोटल हो गए 20 टीथ, ठीक है। परमानेंट टीथ के बाद जो बाद में ग्रो किए, ठीक है, चाइल्ड कंडीशन में ये थे, उसके बाद इसमें कितने ऐड हो गए, ठीक है, परमानेंट टीथ। देखो तो एडल्ट की बात कर रहे हैं, एडल्ट में 2 प्री मोलर्स आए थे और 1 मोलर आया था। मैंने टोटल जो है काउंट भी किया था, कितने हुए थे, 12। तो 12 होते हैं परमानेंट टीथ। ये चीज़ क्लियर हो गई। हमने जो है इस प्रकार से ह्यूमन टीथ में 3 कंडीशन पढ़ ली। कितनी कंडीशन पढ़ ली, 3। पहली कंडीशन क्या थी, दैट इज थिकोडोडेंटिशन, अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन, उसे हम लोग कहेंगे थिकोडोडेंटिशन। फिर हमने कहा कि वेराइटी होती है टीथ में, दैट इज हेटेरोडोडेंटिशन। 2 सेट्स ऑफ टीथ ग्रो करते हैं, दैट इज डाइफ्यूडोडेंटिशन। ये चीज क्लियर हो गई। 2 और पॉइंट है डेंटिशन में, यस। एक पॉइंट, लास्ट मोलर को कहते हैं, जो लास्ट मोलर अभी मैंने लिखा था, एक मिसिंग होता है चाइल्ड में, बाद में ग्रो करता है, दैट इज कॉल्ड विजडम टीथ। वैसे इसकी डिफिनेशन आप क्या बोलते हैं, गूगल पे सर्च करोगे तो कुछ और मिलेगी। वो विजडम टीथ, कोई भी जो है अगर दांत सही से नहीं जमता है तो उसे हम लोग विजडम टीथ बोल देते हैं। लेकिन जो है इस पर एक बार तो क्वेश्चन पे आया था, तो लास्ट मोलर को कहते हैं विजडम टीथ। ये चीज़ क्लियर हो गई। इसी को बोलते हैं अक्कल दाढ़, ठीक है। और जब ये जमता है ना तो बहुत दर्द होता है, ठीक है। और एक और पॉइंट है, दैट इज गैप बिटवीन टू टीथ। गैप बिटवीन 2 टीथ को हम लोग कहते हैं डायस्टेमा, ठीक है। ओके, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज टंग। हम लोगों ने जो है ओरल कैविटी में 2 लोगों को पढ़ा था, ठीक है। हम लोगों ने टीथ के बारे में देखा था और टंग के बारे में। तो टीथ हम लोगों ने पूरा डिटेल में दिया, जितना एनसीईआरटी में दिया था सारा जो है हम लोगों ने डिस्कस किया। जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए थे उनके पे भी जो भी जो है पॉइंट बने थे वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। नाउ वी हैव टंग, ठीक है। टंग जो है फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी या बॉटम पार्ट ऑफ ओरल कैविटी बनाता था, यस, बॉटम ऑफ ओरल कैविटी का बॉटम पार्ट, दैट इज टंग। और ये टंग जो होती है वो मस्कुलर होती है, मस्कुलर। एंड टंग हेल्प्स इन, यस, चीविंग, मिक्सिंग ऑफ saliva into food and swallowing, ठीक है। तो टंग जो है ये हमारे
ओरल कैविटी का बॉटम पार्ट होता है। दिस टंग इज़ मस्कुलर। ये जो हेल्प करती है चेविंग में, जब हम खाना चबाते हैं तो भी ये हेल्प करती है। मिक्सिंग ऑफ सलाइवा इनटू फूड, मैंने आपको जो है, और जब डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है पूरा डायग्राम बनवाया था तो मैंने जो है ओरल कैविटी लिखना जब मैं भूल गया था, उस टाइम पे मैंने कहा था कि ओरल कैविटी के बाहर जो है बहुत सारी ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। और सलाइवरी ग्लैंड जो है ओरल कैविटी के बाहर ज़रूर होती हैं, लेकिन इनकी ओपनिंग जो होती है वो ओरल कैविटी के अंदर होती है। और ये सलाइवरी ग्लैंड रिलीज करती हैं सलाइवा, ठीक है। और ये सलाइवा जो है मिक्स होता है फूड में बाय द हेल्प ऑफ टंग, ठीक है। तो टंग जो है हेल्प करती है फूड में जो है सलाइवा को मिक्स करने में। और जब जो है अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है खाना तो जो है उसे गटकने में जो है ये हमारी टंग हेल्प करती है। टंग को हम लोगों ने लिंगुआ भी कहा था, याद है आपको, ठीक है। स्ट्रक्चर देखो ध्यान से, ये है हमारी ओरल कैविटी, दिस इज टंग। टंग जो है बॉटम से अटैच होती है बाय फर्नुलम। ये चीज़ क्लियर हो गई। और जो सरफेस ऑफ टंग होता है, जो टंग का सरफेस होता है, इस पे पाए जाते हैं पेपिला। क्या पाए जाते हैं? पेपिला। और इन पेपिला में प्रेजेंट होता है टेस्ट बड्स, ठीक है। पेपिला में बियर टेस्ट बड्स। और टेस्ट बर्ड से ही हम लोग को पता चलता है कि जो है कौन से चीज़ कैसी टेस्ट करती है, ठीक है। और डिफरेंट एरिया ऑफ जो टंग में अलग अलग प्रकार के टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं, ठीक है। मेरी जो है टंग ट्विस्ट कर रही है, ध्यान से देखो। आप लोगों ने मेरी क्लास 9th में पढ़ा है पेपिला, ठीक है। ये रही। जो सबसे आगे वाला पार्ट होता है दैट इज़ फॉर स्वीट टेस्ट, ठीक है। देन सॉल्टी टेस्ट के लिए, देन सॉर, ठीक है। और देन बिटर टेस्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग जो है रीजन में अलग अलग प्रकार के टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं, अलग अलग टेस्ट के लिए। स्वीट टेस्ट के लिए जो सबसे आगे वाला पार्ट होता है, देन साल्टी, शॉर एंड बिटर, ठीक है। जो चिली जो टेस्ट होता है उसके लिए किसी प्रकार के कोई टेस्ट बर्ड्स नहीं पाई जाती हैं। तो फिर वो क्या होता है जो हम लोगों को जो है महसूस होता है, दैट इज़ बर्निंग सेंसेशन। लिख लो इसको भी, चिली जो है नो टेस्ट बर्ड्स, और जो हम लोग को फील होता है दैट इज बर्निंग सेंसेशन, ठीक है। अब ये जो पेपिला है ना, मिटा दिया क्या? पेपिला जो है ये भी कई प्रकार के होते हैं, हालांकि एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है, लेकिन जो है कुछ पुराने जो एग्ज़ाम होते थे उनमें जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे रिलेटेड। तो अगर आप जो है अनसॉल्व पुराने वाले लगाएंगे तो आपको जो है दिक्कत ना हो, इसके लिए भी लिख लो थोड़ा सा। ज़रूरी नहीं है, अगर आप जो चाहें उसको लिखना चाहें तो लिखें, नहीं तो मत लिखें, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। पेपिला कैन बी 4 टाइप। फर्स्ट फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म। ये बिल्कुल एक्स्ट्रा है, आपको लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक मरतबा आप जो है देख लीजिए, बस ज़रूरत नहीं है इसको पढ़ने की। सर्कमवैलेट एंड लास्ट इज फोलिएटेड। जो फोलिएटेड वाला ये तो एब्सेंट होता है ह्यूमन में, तो इसको लिखो ही मत, एब्सेंट इन ह्यूमन। ये चीज़ क्लियर है। फिलीफॉर्म जो पेपिला होता है ये सबसे छोटा पेपिला होता है, स्मॉलेस्ट पेपिला, ठीक है। और इनमें जो है किसी प्रकार के टेस्ट बर्ड्स नहीं पाए जाते हैं, नो टेस्ट बर्ड्स। तो 2 बातें यहाँ पता चल गई, एक तो फिलीफॉर्म जो है स्मॉलेस्ट है, और दूसरा इसमें किसी प्रकार के कोई टेस्ट बर्ड्स नहीं पाए जाते। सर्कमवैलेट सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट पेपिला, ठीक है। और यहीं पे जो है हमारे पेपिला की कहानी भी ख़त्म हो गई। ये एक्स्ट्रा था, लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो बिल्कुल कोई जो है आपको फोर्स नहीं कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। आज के इस लेक्चर वीडियो में इतना ही, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा और जो है हम यहीं से जो है कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने क्या पढ़ा आज जो है उसका एक क्विक रिवीजन मारते हैं और इस जो है वीडियो को ख़त्म करते हैं। हम लोगों ने स्टार्ट किया था फर्स्ट जो है पैराग्राफ में जो भी बातें लिखी हुई थी, ठीक है, कि हमें जो है एनर्जी रिक्वायर्ड है, और एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फूड, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ग्रोथ के लिए,
रिपेयरमेंट ऑफ टिश्यूज़ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, और वो एनर्जी आती है फूड के द्वारा, इनडायरेक्टली बोल सकते हो। और फूड में प्रेजेंट होते हैं सब्सटेंसेस या कंपोनेंट्स जो होते हैं मैक्रोमोलिकुल्स। और मैक्रोमोलिकुल्स का हमारी बॉडी यूटिलाइजेशन उनके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं कर पाती है, इसलिए उनका ब्रेकडाउन होता है सिंपल फॉर्म में, और ये सिंपल फॉर्म फिर हमारी बॉडी जो है यूटिलाइज ईजिली कर लेती है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम लोगों ने कहा था, जब ब्रेकडाउन कर रहे थे मैक्रोमोलिकुल को, उसे हमने कहा था डाइजेशन। और फिर जो सिंपल सब्सटेंस थे उनका जो है पास आउट कर जाना इंटेस्टाइनल वॉल से, ठीक है, ब्लड के अंदर, लिम्फ के अंदर, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। और वहीं पे हम लोगों ने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में जान लिया था। पर रीज़न क्या था कि हमें जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना पड़ा, क्योंकि ये दोनों प्रोसेस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हो रहे थे और हमें उसके बारे में पता नहीं था, इसलिए हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया। मैंने कहा कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स विथ माउथ, स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है, माउथ एंड जो है एंड्स विथ एनस, एंड देन वी हैव एसोसिएटेड ग्लैंड। एसोसिएटेड ग्लैंड में मैंने बताया था ओरल कैविटी के बाहर जो है ढेर सारे सलाइवरी ग्लैंड, फिर जो है लीवर जो था इस साइड लीवर, एंड देन उस साइड जो है पैंक्रियाज था। मैंने जो है 3 ग्लैंड्स लिखवाए थे। फिर मैंने एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट किया। एलिमेंट्री कैनाल मैंने कहा कि भाई माउथ से स्टार्ट होता है और ये ओपन होता है इंटीरियर ओपनिंग, दैट इज ओरल कैविटी में। और ओरल कैविटी में मैंने कहा कि ये भैया बनता है ऊपर पैलेट की वजह से, नीचे टंग की वजह से, और इसमें होते हैं दांत, ठीक है, दांत या और गम होते हैं, ठीक है। फिर दांतों के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन किया। फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने ओरल कैविटी में एक बंदा बच गया था, दैट इज टंग, उसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन कर लिया। ओरल कैविटी के बाद लीड्स, मैंने जब जो है एलिमेंट्री कैनाल पढ़ाया था, ओरल कैविटी लीड्स टू फेरिंग्स। तो हम लोग कल से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो से हम लोग फेरिंग से स्टार्ट करेंगे, एंड होपफुली हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट भी कर लेंगे। ओके, आई होप आपको ये जो है लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा लेक्चर वीडियो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ह्यूमन फिजियोलॉजी पहले मैं जो है कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद जो है दूसरी यूनिट्स पे जो है हम लोग जाएँ, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है और क्वेश्चन भी बहुत आते हैं इस यूनिट से। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट हम लोग करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके बाकी भी जो यूनिट्स हैं 11th एंड 12th की, उसके पे भी हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो अगर आपको जो है ऐसे ही लेक्चर वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं लेक्चर वीडियो डालूंगा आपको तुरंत मिल जाएगा। मैं रेगुलरिटी मेंटेन करने की कोशिश करूंगा, जो है रेगुलर मैं वीडियो डालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड लक, बाय बाय।